मीरत एक जगह बंद था। वो कुर्सी पर रस्सियों से बंधा था। उसके सर से खून निकल रहा था। हांदरे उसको देख कर पागल हो रही थी। वो वहां जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। वो चाह कर भी उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। आबला आबला, मुझे बचाएं, मुझे डर लग रहा है, मुझे निकालें यहाँ से। मीरत मेरी जान, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी, आबला। वो एक चीख के साथ एक झटके से उठी थी। मीरत। ज़हाब उसके पास ही बेड पर बैठा था। उसे डरता देख फौरन उसके करीब गया। रिलैक्स, सब ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा भाई भी चला गया। इस मेंशन ने बर्बाद कर दिया हमें। मुझे मेरा भाई ला कर दो। ज़हाब, इस जंग में अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो खुदा की कसम मैं इस मेंशन को आग लगा दूंगी। भूलना मत, मुझ में भी अदाबेली का खून दौड़ता है। मुझे मेरा भाई मीरत चाहिए। ये सब तुम्हें यहाँ से भागने से पहले सोचना चाहिए था। आंद्रे को दोबारा अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जज्बात में ज़्यादा बोल गई थी। क्या तुम अब मुझे इस चीज़ की सज़ा दोगे? नहीं, मैं कहाँ सज़ा देने का हक रखता हूँ। सज़ा देने का जवाब और हक तो सिर्फ तुम्हारे पास होता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ज़हा, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं जान गई हूँ यही मेरी और मैं तुम्हारी तकदीर है। लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को ला दो वरना मैं मर जाऊंगी। मैं ले आऊँगा उसे, हम बस निकल रहे हैं। इस बार सिर्फ और सिर्फ मैं मीरत को नहीं लाऊंगा बल्कि अपने बाप और चचा के कत्ल का बदला भी लेकर आऊँगा। ज़हाब ने कहकर भाई का रुख किया लेकिन हादरे ने उसके हाथ थाम कर रोक लिया। मुझे अपने साथ ले जाओ। हरगिज़ नहीं, तुम यहीं रहो प्लीज़ ज़हाब। इस बार वो उसके सामने आकर खड़ी हुई। मैंने कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं, चुपचाप बैठी रहो यहीं। उसने सख्ती से कहते उसने दोबारा बाहर का रुख किया लेकिन फिर अचानक कुछ पल के लिए रुका। और बाहर निकलने की कोशिश मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से कहकर बाहर निकल गया। जहाब और उसके आदमियों ने फार्म हाउस को घेरे में ले लिया था। बाहर की तरफ से तमाम आदमियों को मार दिया गया था। जहाब और सादत अंदर की जाने बढ़ गए थे। सारी राहदारी खाली थी। अचानक एक आदमी पिलर की ओर से बाहर निकला। उससे पहले वो ज़हाब को अपना निशाना बनाता सादत ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। ज़हाब एक कमरे की जाने बढ़ा। अंदर मीरत कुर्सी पर रस्सियों से बंधा था। पूरा कमरा खाली था। ज़हाब ने फौरन आगे बढ़कर उसकी रस्सी खोली। मीरत, आप ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? मीरत ने नफ़ी में सर हिलाया। वो इस वक्त बोलने की साख नहीं रखता था। अभी वो भाग गया है, सादत ने अंदर आते हुए कहा। डैम! उसने जोर से कुर्सी पर मुक्का मारा। तुम मीरत को लेकर बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ। सादत सर हिलाकर मीरत को बाहर ले गया। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा तुझे। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी जल रही थी जो किसी को भी भस्म करने के लिए तैयार थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे इस खाली घर से वहशत हो रही थी। वो लॉन्च से गुजरता सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर जा बजा खून के धब्बे देखकर वो डर गया। वो खौफजदा होकर तेजी से अपने कमरे की जाने भागा। कमरा लॉक करके वो बेड के सामने किसी हारे हुए ज्वारी की तरह बैठ गया। थोड़ी देर खामोश बैठे रहने के बाद उसने अपने हाथ उठाकर आंखों के सामने किए। वो न जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या तलाश रहा था। उसे वो मनाजर याद आया जब उसकी माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, उसे समझाती थी कि अपने बाप जैसा मत बनना, एक अच्छे इंसान बनना। आने अच्छा इंसान कौन होता है? उसकी माँ मुस्कुराई। अच्छा इंसान वो होता है जो सबकी बात माने, किसी को तंग ना करे, किसी को डराए ना। लेकिन पापा तो सबको डराते हैं, आपको भी और मुझे भी, तो क्या वो बुरे हैं? उसने मासूमियत से सवाल किया। मेरी एक बात हमेशा याद रखना अहमद, तुम अपने बाप जैसे कभी नहीं बनोगे, समझे? तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, ऐसे इंसान जिसकी लोग मिसालें दें, जो किसी की ज़िंदगी का सबब बने, मौत का नहीं। लेकिन बाबा ने मुझे गन दी थी और नहीं, तुम आइंदा कभी गन नहीं उठाओगे, कभी नहीं। उसके हाथ ज़मीन पर ढह गए। वो ख्यालों से बाहर आया तो चौंका। उसके पास कोई नहीं था। वो तन्हा था। वो तन्हा रह गया था। वो ये भी नहीं जानता था कि वो यतीम हो गया है या नहीं। वो 6 फुट का आदमी फुट फुट कर रो दिया। ये मैं क्या बन गया हूँ? क्या बना दिया आपने मुझे? जालिम, वहशी, दरिंदा! मैं ये तो नहीं था। मैं तो बहुत मासूम था, बहुत मासूम। फिर क्यों क्यों मुझे ये बना दिया आपने बाबा? क्यों मुझे अपने जैसा वहशी बना दिया? क्यों? वो पागलों की तरह चीख रहा था। उसने जोर से अपने बाल मुट्ठी में झगड़े। उसे अचानक अपने एक और खुसारे का याद आया तो वो थम गया। उसका वजूद पत्थर हो गया। उसके जहन के पर्दे पर वो मनाजर शिद्दत से आया जब उसने पहली बार हांदरे को देखा था। वो किसी फ्लावर शॉप का मनाजिर था जहाँ से वो फूल खरीद खरीद रही थी।
وہ ان دونوں بحرین چھٹیوں پر گیا ہوا تھا۔ اب اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا اسے دیکھنا، کبھی ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے تو کبھی کسی پارک میں بیٹھے دیکھنا۔ پھر وہ واپس ترکی آ گیا، لیکن ہاندرے اس کے دل سے نہ نکل سکی۔ وہ اس کے گھر کا ایڈریس نہیں جانتا تھا، بس اسے اس راستے کا پتہ تھا جہاں سے وہ ہمیشہ گزرتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ہاندرے وہ لڑکی ہے جو اس کا ہر غم دور کر دے گی، جو اس کی زندگی میں جو خلا ہے اسے بھر دے گی۔ لیکن اپنی مات کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہر بار اس کی جیتی ہوئی بازی ذہاب لے جاتا تھا، لیکن اس بار جو ذہاب نے اس سے چھینا تھا وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، وہ اس کی زندگی تھی۔ ایسا کیا ہے تم میں ذہاب ادبیلی، جو ہر بار قسمت میری پسند تمہاری جھولی میں ڈال دیتی ہے؟ پہلے کسی ٹینڈریا جگہ کی خیر تھی، لیکن اب اسے میں نہیں چھوڑ سکتا، اسے تمہیں ہی چھوڑنا ہوگا۔ اس کی سرگوشی اندھیرے کمرے میں گونجی تھی۔ اس نے فون سے دوبارہ وہی تصویر کھولی اور اس پر ہاتھ پھیرا۔ نفاسم، اس کے لب تلخ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ پتھر دل شخص آج دوسری بار رویا تھا، اور بہت شدت سے رویا۔ ذہاب میرت کو لیے گھر آ گیا تھا۔ ہاندرے کب سے اسے خود میں بھیجے بیٹھی تھی۔ سب اس وقت بڑے عالیشان لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ذہاب کب سے ہاندرے کو روتا دیکھ رہا تھا۔ اب آ کر بولا، اب بس کر دو ہاندرے، اور کتنی ندیاں بہاؤ گی؟ اب تو آ گیا نا میرت، اور دیکھو بالکل ٹھیک ہے وہ۔ ہاندرے نے اس کی بات پر ایک پل کے لیے اسے دیکھا، اس کے بعد دوبارہ نظروں کا زاویہ میرت کی جانب موڑ دیا۔ میرت، آپ کو تو بہت تیز بخار تھا نا، اب کیسا ہے بخار؟ اس نے میرت کا ماتھا چیک کیا جہاں ابھی بھی ہلکا ہلکا بخار تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے ڈاکٹر کو بلوا لیا ہے۔ اتنے میں زینب، تم ڈنر لگوا دو، کسی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ زینب سر ہلا کر چلی گئی۔ ایلف میری میرت کے پاس جا بیٹھی۔ ہاندرے نے دونوں کو مسکرا کر دیکھا، اور ذہاب کی نظریں ہاندرے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ امثال سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاندرے کو دیکھ کر اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، وہ اس سے اس کا سب کچھ چھین رہی تھی۔ ہاں، وہاں کسی بھی شخص کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میری زندگی میں فساد بن کر آئی ہو تم، اچھی بھلی چلی گئی تھی میری زندگی سے اور اس گھر سے، کیوں واپس آ گئی تم؟ وہ چیزیں ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ امثال، وہ سیال صاحبہ کی آواز پر لمحے کو چونکی، ان پر ایک نظر ڈال کر وہ چپ چاپ بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہے تم اس سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن اب وہ کسی اور کا ہو گیا ہے، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں تمہارا بہت اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ امثال نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جنہوں نے خود میرے دل میں اس کی محبت ڈالی۔ ہاں، کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ ذہاب ایک سیراب ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ ہاندرے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے سیال صاحبہ کی بات کو فوراً کاٹا۔ جانتی ہوں، جب ذہاب کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہاندرے کی یہاں سے نکلنے میں مدد تم نے کی تھی تو کیا کرے گا وہ تمہارے ساتھ؟ غداری کی سزا صرف موت ہے۔ امثال نے شاک ہو کر ان کو دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہاری پرورش میں نے کی ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ بہتر ہے میری بات جلد سمجھ جاؤ، ورنہ تم مجھے اچھی سے جانتی ہو۔ سیال صاحبہ اس سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر اس کا رخسار بھگو گئے۔ کمال تشکران ایک کھنڈر عمارت میں موجود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد اب اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس نے حقان بورس کو فون کیا۔ 2-3 بیلز کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو حقان بے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے چھپنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مجھے منع کر رہے ہو؟ تم بھولو مت، تمہارے بہت سے راز میرے پاس ہیں۔ اگر تم نے میرا کوئی راز کھولا تو تم خود بھی مرو گے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے لیے اب تم کسی کام کے نہیں۔ رکو، میری پاس تمہارے خلاف بہت بڑا ثبوت ہے، تم برباد ہو سکتے ہو اس کی وجہ سے۔ وہ بری طرح چونکا۔ کیسا ثبوت؟ وہ ویڈیو ٹیپ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ٹیپ تم نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ حقان زور سے چیخا۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اتنا بڑا ثبوت چھوڑ دوں۔ حقان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کمال کو چھت سے نیچے پھینک دے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایڈریس بھیجو، میں اپنا بندہ بھیجتا ہوں، لیکن وہ ٹیپ اس وقت کہاں ہے؟ میرے بیٹے کے پاس، میں اس سے منگوا لوں گا۔
हांद्रे ज़हरा के कमरे में आई जहां वो मरात की तस्वीर के सामने खड़ी थी। हांद्रे को इस बात का इल्म हो गया था कि मरात की जान ज़हाब ने ली है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़हाब ने ऐसा क्यों किया, और ज़हरा ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ज़हाब कैसे अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर सकता है? आबला, अरे हांद्रे तुम आओ ना, आप ठीक हैं? तुम्हें क्या लगता है? हांद्रे ने नज़रें फर्श पर जमा ली। मुझे लगता है कि ऐसी औरत भला कैसे ठीक हो सकती है जिसके अपने भाई ने इसका घर उजाड़ दिया हो, उसके शौहर का कत्ल किया हो। जहरा ने हैरानी से उसे देखा। हांद्रे, जहाब से बदगुमान मत हो। आप अब भी ये कह रही हैं? हाँ, और हमेशा यही कहूंगी। मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया। अगर जहाब की जगह तुम, मीरत, ज़ैनब या फिर मैं भी होती तो हम भी यही करते। हांद्रे, उसने हैरान होकर जहरा की तरफ देखा। क्या मतलब? मराद की वजह से बाबा और चचा जान की डेथ हुई, उसने हमसे गद्दारी की है और उसे उसकी सजा मिल गई। उसने हांद्रे की जानिब देखकर जब्त से कहा। हांद्रे का उसका चेहरा देखकर रह गई। जीनब अभी सियाल साहबा के कमरे से निकली थी जब हांद्रे की उस पर नजर पड़ी। उसका चेहरा बुझा हुआ महसूस हुआ। जीनब, क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रही हो। भाभी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है और दादो वहां जाने की इजाजत नहीं दे रही। लेकिन क्यों? वो पार्टी अदाबेली से थोड़ा दूर एक होटल में है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। मेरी दोस्त ने सबको बुलाया है और दादो मुझे भी जाने नहीं दे रही। आंद्रे ने कुछ पल सोचा। अच्छा, तुम जाकर रेडी हो, मैं बात करती हूँ उनसे। क्या वाकई आप मना लेंगी इन्हें? पूरी कोशिश करूंगी। जीनब खुशी से अपने कमरे में चली गई, जबकि हांद्रे अपने कमरे में। उसे पता था उसने किसे कैसे मनाना है। अमर अभी तैयार होकर अपने कमरे से निकला था। अब उसका रुख कमाल तशकरान के कमरे की जानिब था। उसके कमरे में सब वैसा ही पड़ा था जैसे पहले था। उसका अमर से कोई राब्ता नहीं था। अमर को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो वही लेने कमाल के कमरे में आया था। उसने पहले साइड टेबल की दराज चेक की, कुछ फाइल्स वहाँ नहीं थी। वो अलमारी की तरफ आया। अलमारी का एक एक खाना उसने चेक कर लिया, उसे कहीं फाइल नहीं मिली। वहाँ एक लॉकर रखा था। उसे याद था कि कमाल तशकरान ने उसे एक बार पासवर्ड बताया था। उसने पासवर्ड डाला तो लॉकर फौरी खुल गया। लॉकर लॉकर में चंद नोटों की गठियां, कमाल की गन, कुछ कागजात और एक वीडियो टेप थी। उसने फाइल चेक की और टेप जेब में डालकर अपने कमरे में आया। वो अपने कमरे में आई जहां जहाब पहले से बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो चुपचाप उसके सामने आकर बैठ गई। जहाब ने चेहरा उठाकर उसे देखा। कुछ कहना है? हाँ, उस जीनब की फ्रेंड की पार्टी है और दादी जान उसे जाने नहीं दे रही। पर प्लीज जहाब, इनसे बात करो ना। जीनब खुश हो जाएगी। लेकिन वो अकेले कैसे जाएगी? अकेली नहीं जाएगी, उसकी दोस्त ने सबको इनवाइट किया है। ठीक है, अगर तुम और जहरा उसके साथ जाओगे तो फिर ठीक है, मैं बात कर लूंगा दादी जान से। थैंक यू सो मच जहाब, जीनब को बता कर आती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन एक बात और, आदत तुम लोगों के साथ जाएगा। हांदरे सर हिलाकर चली गई। 8 बजे तक सब तैयार थे। एक गाड़ी में जहरा और हांदरे थी, जबकि दूसरी गाड़ी में जीनब और अमसाल। वो मीरत और एल्फ को साथ नहीं लाए थे क्योंकि इन्होंने सुबह स्कूल जाना था। पार्टी काफी बड़ी रखी गई थी। जीनब तो अपने दोस्तों में चली गई थी। अमसाल भी उसके साथ ही थी। जहरा और हांदरे एक तरफ खड़ी थी। जीनब कितनी खुश है ना आज। हाँ, बहुत खुश। मैंने काफी दिन बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। जहरा ने हांदरे से नजर हटाकर उसे देखा। मैं तुम्हें भी ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ हांदरे। हांदरे मुस्कुराई। मैं खुश हूँ। मैं जब जब अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट देखती हूँ, मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। मैं जानती हूँ ज़हाब और तुम्हारे दरमियान अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसे माफ़ करके तो देखो, उसे एक मौका दो। आपको पता है, हम जिनसे मोहब्बत कहते हैं इनसे कभी नाराज़ नहीं होते। मैं ज़हाब को कब का माफ़ कर चुकी हूँ। अचानक जहरा को कोई जानने वाली नज़र आई तो वो जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। हांदरे, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। जहरा के जाने के बाद वो अकेली खड़ी थी। जब उसे अपने नाम की धीमी पुकार सुनाई दी, वो मुड़ी तो साख्त रह गई। आप
اس کے پیچھے احمد کھڑا تھا۔ جی میں، کیسی ہیں آپ؟ اب میں ٹھیک ہوں، اور آپ کا بھائی؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس دن میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکی، آپ نے ہماری بہت مدد کی، تھینک یو سو مچ۔ آندرے نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا، یہ سب میرے بابا کی وجہ سے ہوا، تو میرا فرض تھا کہ میں آپ کی مدد کرتا۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، یہاں سب لوگ ہی بہت عجیب ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی آپ نے اپنے بابا کو ذہاب کے حوالے کیوں کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان کی جان لے لے گا۔ اگر آپ کو پتہ چلے آپ کی ماں کی ڈیتھ کس شخص کی وجہ سے ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ مسز ذہاب، پتہ نہیں کیوں لیکن آندرے کو اس کا لہجہ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ شاید جان سے مار دوں۔ اس کی بات پر احمد تلخی سے ہنسا۔ پتہ نہیں میرے باپ اب تک جی کیسے رہا ہے، کتنے لوگ ان کی جان لینا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ جانتی ہیں آپ کی ماں کا قاتل کون ہے؟ آندرے نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری ماں کا قتل نہیں ہوا تھا، ان کو سانس کی پرابلم تھی، اس لیے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کی آواز کپا گئی۔ اسے دیکھ کر احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ ضروری نہیں کہ کسی کو جان سے مارنا ہی قتل کہلائے، کبھی کبھی کسی کی جان جانے کی وجہ بھی قتل کہلاتی ہے۔ آپ شدید جذبات سے اس نے یہ کچھ کہنا نہیں جا رہا تھا۔ اچانک اسے سردی زیادہ لگنے لگی۔ اس نے اپنے گرد ہاتھ لپیٹ لیے۔ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ پلیز صاف بتائیں۔ آپ کی نند یہاں آ رہی ہے، اسے آپ کا اور میرا بات کرنا اچھا نہیں لگے گا، ہم کہیں اور ملیں گے، میں آپ کو آپ کی ماں کے قتل کا سارا سچ بتاؤں گا، یہ میرا نمبر ہے، اس پر کال کیجیے گا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں کہہ کر چلا گیا۔ زہرا اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں، بس میرت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آبلہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہم گھر چلتے ہیں، میں ابھی زینب کو بلاتی ہوں۔ نہیں آبلہ، وہ ابھی یا تو آئی ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں، آپ زینب اور امثال کے ساتھ آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، رکو، میں سعادت سے کہتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ آندرے سر ہلا کر باہر کی طرف نکل گئی جہاں سعادت پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سعادت نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھتی اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ آندرے کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ احمد کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اتنی بے خبر تھی ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے وجود سے بھی۔ سعادت، پلیز گاڑی روکیں۔ سعادت نے شیشے سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ بھابھی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پلیز سعادت، گاڑی روکو۔ سعادت نے گاڑی سائڈ پر کر کے روک دی۔ آندرے نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اتر گئی۔ سامنے ہی سمندر کا خوبصورت مناظر واضح تھا۔ وہ سمندر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے سعادت نے ذہاب کو فون لگایا۔ آبی، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ آ جائیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے آپ کی ماں کی ڈیتھ کس شخص کی وجہ سے ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ مس ذہاب، آپ جانتی ہیں آپ کی ماں کا قاتل کون ہے؟ آندرے، وہ چونک کر مڑی۔ ذہاب کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم ٹھیک ہو؟ آندرے نے آنسو حلق میں اتارے۔ باہر سے تو ٹھیک ہوں لیکن اندر سے ٹوٹ گئی ہوں، نفرت محسوس ہو رہی ہے آج مجھے خود کے وجود سے، جس کے لیے میرے باپ نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ کیا ان کے دل میں ہمارے لیے ذرا سی محبت نہیں تھی؟ کتنا بدقسمت ہے میرا بھائی جو کبھی اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ مجھے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے آج ان سے جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام تک نہیں رکھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اگر ہم سب ساتھ ہوتے ایک ہیپی فیملی کی طرح تو کتنا اچھا ہوتا، میں، میرت، آنے، بابا، ہم سب ساتھ رہتے۔ روز اس خواب کو سجا کر سوتی تھی لیکن صبح اٹھتی ہی وہ خواب کچی کچی ہوا ہوتا۔ ذہاب چپ کر کے اسے سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے اندر کچھ نہ رکھے، سب باہر نکال دے۔ میں جب دوسروں کی فیملیز کو دیکھتی تو سوچتی تھی کہ ہماری فیملی ایسی کیوں نہیں ہے، ہم خوش کیوں نہیں ہیں۔ میرے آنے کو لوگوں کے فضول سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان مشکل سے بول رہی تھی۔ اسکول کی میٹنگ میں میرے ساتھ میرے بابا نہیں ہوتے تھے، میں آنے سے پوچھتی تھی کہ میرے بابا کہاں ہیں، وہ نظریں چرا جاتی۔ میں اپنی ڈائری میں روز لکھتی تھی کہ کل میرے بابا آئیں گے، پھر اسے مٹاتی تھی، پھر لکھتی
थी फिर मिटा देती थी, लेकिन इंतज़ार लाहासिल रहता था। वहाँ लिखा तो मिट जाता था, किस्मत में लिखा कैसे मिटाऊं? बाप के होते हुए भी जो मेरे माथे पर यतीमी का दाग लगा उसे कैसे मिटाऊं? मेरा और मेरे भाई का जो पूरा बचपन छीन गया उसे कैसे वापस लाऊं? जो वक्त गुजर गया उसे कैसे वापस जीऊं? अपनी माँ को वापस कैसे लाऊं? जहाब से उसकी हालत और नहीं देखी गई, उसने झट से उसे खींचकर सीने से लगाया। बस हांदरे, बस अब और नहीं रोना, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा, सब ठीक कर देंगे हम दोनों मिलकर। जहाब ने उसे तसल्ली दी थी, या शायद खुद को। वो दोनों एक अच्छी जिंदगी चाहते थे, लेकिन दोनों के दरमियान तकदीर कई फासले ले आई थी। इन दोनों की ज़ात में एक खला आ गया था जिन्हें वो चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। अगला दिन वो पहली बार इस कमरे में आई थी जहां वो कभी आना नहीं चाहती थी। इस कमरे में आकर उसे अपने बाप से नफरत महसूस होती थी, जिसने उसकी माँ का हक, उनकी जगह, उनका मकाम किसी और की झोली में डाल दिया था। इस कमरे की दीवार पर बड़ी सी तस्वीर उसके बाप और नाजा साहिबा की थी, और उनकी गोद में एल्फ थी। हांदरे बेटा, सब खैरियत है? तुम मेरे कमरे में कुछ चाहिए था? नाजा साहबा भी उसे अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई। कितना मुकम्मल तस्वीर है ना ये, उसने इस तस्वीर से नजर हटाए बगैर कहा। नाजा साहबा को उसकी आवाज़ की चुभन अपने दिल पर महसूस हुई। कितनी मुनाफिकत है ना इनके चेहरे पर। हांदरे, बाप है वो तुम्हारे? नाजा साहबा ने बुलंद आवाज में कहा। मेरे बाप नहीं है वो, मेरे होते तो मेरे साथ होते। वो सिर्फ एल्फ के बाप है, कुछ नहीं लगते वो हमारे। बर्बाद कर दिया उन्होंने हमें, मुझे, मेरी माँ को, मेरे भाई को। मीरत को देखा है आपने कभी गौर से? डरता है वो हर शख्स से, किसी से मिलते वक्त खौफजदा रहता है। उसकी आंखें मुझसे रोज सवाल करती है कि उसकी माँ कहाँ है। मीरत की जात की इस कमी को अब कौन पूरा करेगा? ये इंसान जो अपने बेटी की पैदाइश में उसके साथ नहीं था। हाजिरी की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि तमाम घर वाले वहां जमा हो गए। सबसे पहले सियाल साहबा को होश आया। हांदरे बेटा, क्या हो गया है? तुम अपने बाप के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकती हो? वो मेरे बाबा नहीं, सिर्फ आपके बेटे थे। जहां फौरन आगे बढ़कर उसके करीब गया। हांदरे, बस मेरे साथ चलो, हम कमरे में जाकर बात करते हैं। जहाब ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले जाना चाहा, लेकिन हांदरे ने उसका बाजू झटक दिया। छोड़ो मुझे साहब, ये लोग कहते हैं वो हमारे बाबा थे। मुझे इन्हें बताने दो कि ये इंसान हमारा बाप नहीं बल्कि सिर्फ इस घर का बेटा था। वो बुज़दिल और डरपोक थे। अगर बहादुर होते तो अपनी माँ के खिलाफ जाकर मेरी माँ का साथ देते। हांदरे अपने होश हवास में नहीं थी। उसने वो तस्वीर दीवार से उतारकर जोर से जमीन पर पटक दी। जहाब ने तेजी से आगे बढ़कर उसे पीछे किया। हांदरे, तुम मुझे तकलीफ दे रही हो। जहाब ये कहकर उसे अपने साथ ले गया। बाकी सब हैरान और परेशान खड़े थे। जहाब उसे खींचता हुआ कमरे में ले आया। इतनी नफरत भरी है तुम्हारे अंदर चाचू के लिए? नहीं नहीं जहाब, अपने वजूद से नफरत है मुझे। वो कहती वॉशरूम में बंद हो गई। जहाब तेजी से उसके पीछे गया। हांदरे, दरवाज़ा खोलो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हांदरे, वो कान बंद करके दरवाजे के साथ लग कर खड़ी हो गई। हांदरे, हाँ। अब मोबाइल की रिंगटोन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सआदत का नंबर देखती ही उसने फौरन फ़ोन उठाया। हेलो सआदत, क्या वाकई तुम्हें यकीन है? मैं अभी आता हूँ, उस पर नज़र रखो। जहाब ये कहता हुआ जल्दी से निकल गया। इसके जाते ही हांदरे भी बाहर निकली। उसने बेड पर रखा अपना फ़ोन उठाया, जो कुछ दिन पहले ही जहाब ने उसे ला कर दिया था। उसने अमर के दिए नंबर पर कॉल की। चंद पहलों के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। हेलो, कौन? मैं हांदरे, आप अमर है ही है ना? हांदरे, आप, क्या हम मिल सकते हैं? उसने सीधा मुद्दे की बात की। मैम, सर ने सख्ती से मना किया है कि किसी को भी हम बाहर ना जाने दें। हांदरे कब से बाहर खड़े गार्ड की मिन्नतें कर रही थी कि उसे बाहर जाने दे, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने जहाब का नंबर मिलाया। हेलो हांदरे, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ ज़रा। जहाब, जहाब प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे बाहर जाना है और ये गार्ड मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। प्लीज़ उसे कहो कि मुझे बाहर जाने दे। वेट वेट, तुमने बाहर क्यों जाना है? हांदरे ने ज़ोर से आंखें मींची। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे सर में बहुत दर्द है। ठीक है, मैं शाम में आऊँगा तो तुम्हें खुद ले जाऊँगा। मुझे अभी जाना है जहाब, बहुत दर्द मेरे सर में दर्द है अभी। फाइन, मेरी बात करवाओ कमाल से। हांदरे ने कमाल के हाथ में फ़ोन दिया, जिसने 2 मिनट बात करके कॉल काट दी। मैम, सर ने कहा है कि मैं आपको खुद लेकर जाऊं और आप अदबेली से बाहर नहीं जाएंगी। हांदरे ने जोर से सांस खींची और उसे चलने का इशारा किया। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी। उसे गर्म कोट पहनने के बावजूद सर्दी
महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी बड़े से अस्पताल के सामने रुकी। आंद्रे तेजी से उतरी। कमाल ने उसके पीछे आना चाहा लेकिन उसने रोक दिया। लेकिन मैम, सर ने कहा था आपके साथ साथ रहूं। मैं कोई बच्ची, छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसके तुम पीछे पीछे फिरोगे। यही मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आंद्रे कहती तेजी से अंदर चली गई। रिसेप्शन पर आकर उसने किसी को कॉल मिलाई। बहुत देर कर दी। मेहरबान आते आते अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी। ये जगह दबेली से दूर थी जहाँ इस खंडर इमारत में कमाल तस्करान मौजूद था। सादत, तुम्हें कंफर्म है कि वो यही है? जी अभी उसकी लोकेशन तो यही की शो हो रही है। हमारे आदमियों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है, बस आपका ही इंतजार था। ठीक है, चलो फिर। वो सादत और सालेहा अंदर बढ़ गए थे जबकि बाकी सब बाहर खड़े थे। वो लोग बहुत इख्तियार से अंदर बढ़ रहे थे। आहट की आवाज़ पर तीनों के हाथ गन पर मौजूद थे। कमाल तशकरान के साथ दो आदमी खड़े थे। उन्होंने तीनों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। वो तीनों बर्वक्त पिलर के पीछे छुप गए। दोनों तरफ से फायरिंग जारी थी। सालेहा और सादत ने इन दोनों आदमियों को निशाना लेकर इन्हें नीचे गिरा दिया था। जहाब कमाल के वार से बचता हुआ अगले पिलर की तरफ बढ़ा। उसने कमाल के हाथ पर निशाना लगाया जिसकी वजह से उसके हाथ से गन छूट गई। इन लोगों ने बगैर वक्त ज़ाया किए उसे घेर लिया। तेरा खेल ख़त्म कमाल तशकरान, अब तेरे गुनाहों की सज़ा का वक्त है। सादत ने कहते हुए उसको गिरबान से पकड़ा। जहाब उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपनी सद आंखें उसके वहशतज़द आंखों में डाली। बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की हैं तूने, एक एक का हिसाब लूंगा तुझसे। बहुत गलत जगह पर वार किया है तूने। लेकर चलो उसे गोदाम में और कड़ी नज़र रखना इस पर। और हाँ, खूब मेहमान नवाजी करना इसकी सआदत। जी अभी आप फिक्र ही मत करें, उससे तो बहुत से हिसाब चुकता करने हैं। चल। वो दोनों उसे लेकर निकल गए। जहाब ने गहरा सांस लेकर आसमान की जानिब देखा। या अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जिस तरह आई हूँ मैं ही जानती हूँ। यानी शौहर से छुपकर आई हो। दोनों की नीली आंखें टकराई। मैं मजबूर थी। हाँ, अपनों से मोहब्बत इंसान को मजबूर कर देती है। किसने किया है ये सब? अब हांड्रे ने उसकी बजाय सामने रखे मैगजीन को देख रही थी। अस्पताल में रश कम होने की वजह से वो दोनों आराम से बात कर पा रहे थे। वो दोनों इस वक्त रिसेप्शन के सामने मौजूद वेटिंग एरिया में बैठे थे। तुम्हें पता है हांद्रे, मेरी माँ मुझे इस सब से दूर, बहुत दूर ले जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने बाप जैसा बनूं। हांद्रे ने नजरें उठाकर उसे देखा। मेरे बाप ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। हर माँ यही चाहती है ना? उसने हादरे की तरफ देखकर पूछा। उसने सर हिलाया। उसकी माँ भी तो यही चाहती थी। तुम्हारी माँ का कातिल भी मेरा बाप है। मुझे माफ कर देना हादरे कि मैं सब कुछ देखता रहा लेकिन कुछ कर ना सका। कमाल तशकरा ने तुम्हारी माँ को फोन करके ये कहा था कि तुम्हारा बाप तुम लोगों को ढूंढ चुका है। उनकी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से उनकी मौके पर डेथ हो गई। हादरे साख्त नजरों से उसे देखती रही। कुछ तो बोलो हादरे, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे नहीं मालूम मुझे रोना चाहिए या क्या करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? हम में से कोई भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना नहीं जीना चाहता था। ना मैं, ना आप और ना ही जहाब। हमारी माएँ हमारे लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी, इसीलिए इन्हें मार दिया गया। हमें क्यों नहीं मार दिया गया? हांद्रे खामोश। एम्मा ने उसके पीछे देखते हुए कहा, क्या हुआ? मैगजीन उठाओ और अपने चेहरे के आगे करो। हांद्रे ने वैसे ही किया। एम्मा ने भी मैगजीन अपने आगे फैला ली। कुछ लोग मेरा पीछा करते यहाँ आ गए हैं। इन्हें इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। और हाँ, मैं अब जब यहाँ से चला जाऊँगा इसके बाद कुछ देर बाद यहाँ से उठना। और इस मैगजीन में तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। इसमें किसी के खिलाफ सबूत है। ये लोग यकीनन इस सबूत के लिए यहाँ आए हैं। तुम उसे अपने पास रख लेना प्लीज़। मैं वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा कि उसका क्या करना है। वो मैगजीन सामने रख कर बोल रहा था। किसी और के देखने पर ऐसा ही मालूम होता था जैसे वो दोनों अलग अलग हैं। एम्मा ने पॉकेट से वो टेप निकाल कर मैगजीन में रख दी और खुद उठकर चला गया। उसके जाने के 5 मिनट बाद ही वो लोग भी चले गए। उनके जाते ही हांद्रे ने उठकर मैगजीन से वो टेप निकाल कर कोट की पॉकेट में रख ली। उसके आते ही कमाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हांद्रे सारे रास्ते इस बारे में सोचती आई थी। उसका दिल दिल दर्द से फट रहा था। उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। वो अपनी तबाही का इल्ज़ाम किसे देती? घर आती वो कमरे में बंद हो गई। सियाल साहबा और जहरा ने उससे पूछा लेकिन उसने सर दर्द का बहाना बना दिया। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। वो सुकून करना चाहती थी।
ज़हाब वहाँ से सीधा कब्रिस्तान गया था। थोड़ी देर वहाँ गुजारने के बाद वो भी गोदाम चला आया। कमाल तशकरान कुर्सी पर बंधा था, उसके चेहरे पर जगह जगह चोटों के निशान थे। सादत उसके सामने खड़ा था, जबकि साल्या एक तरफ कुर्सी पर बैठा चने खा रहा था। कोई कमी तो नहीं छोड़ी मेहमान नवाजी में? नहीं अभी अभी शुरुआत की है। ज़हाब शहादत के कंधे पर हाथ रखकर साले के साथ जा बैठा। उफ क्या बात है कमाल, बहुत खामोश खामोश हो यार, आज नहीं कहोगे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं? जहाब उसकी बात पर सादत और साले जोर से हंसे। वो क्या है ना अभी इसकी बोलती बंद हो गई है। साले ने चने खाते हुए तस्बरा किया। वैसे तुम लोगों ने उसके लिए कोई सजा सोची है? मैं तो कहता हूँ कुछ इसको पंखे से लटका कर कूड़े मारने चाहिए। साले की बात पर तीनों ने छत की जानिब देखा। नहीं यार, पंखा इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तो कहता हूँ आप भी उसे शिकारी कुत्तों के आगे डाल दें। सादत के कहने पर इन लोगों ने कमाल की जानिब देखा, जिसके पसीने छूट गए थे। कुत्तों का टेस्ट इतना बुरा कब से हो गया? ऐसा कहते हैं इस बारे में कल सोचेंगे, अभी घर चलते हैं। ये आइडिया अच्छा है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, सालिया ने खड़े होते हुए कहा। चलो फिर। जहाँ भी उठकर खड़ा हुआ, सालिया ने सादत को कंधे से पकड़ा। चल आज तुझे अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। हाँ, जिसके पैसे मैं दूंगा, सादत ने जल कर कहा। अरे अब तो इतनी जिद कर ही रहा है तो ठीक है। तीनों हंसते हुए बाहर निकल गए। जहां ने बाहर गार्ड की सख्त निगरानी रखवाई थी। जहां आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? जहाब अभी घर पहुंचा था, लॉन्च से गुजरते हुए उसे जहरा ने रोक लिया। सयाल साहबा भी सोफे पर बैठी थी। हाँ कुछ देर हो गई, आप लोग अभी तक क्यों जाग रहे हैं? बेटा हादरे वो जब से आई है कमरे में बंद है, कह रही है सर में दर्द है। मैंने उसी लिए छेड़ा नहीं है कि, लेकिन उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया। तुम देखो उसे। ठीक है मैं देख लेता हूँ, आप सो जाए। सियाल बेगम सर हिलाकर चली गई। रब जहाब वो ठीक नहीं है, तुम उसे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे। उसे संभाल लो, उससे पहले वो मुकम्मल बिखर जाए। फिक्र ना करो ज़हरा, मैं संभाल लूंगा उसे। और वैसे भी जिसकी वजह से मैं मसरूफ रहता था वो काम हो गया है ज़हरा। वो पकड़ा गया है जिसने हमारी दुनिया उजाड़ दी। वो मेरे कब्जे में है, जिसने हमसे हमारा बाबा को छीन लिया, हम सब कुछ यतीम कर दिया। ज़हरा ने बेयकीनी से उसे देखा। ज़हाब तुम सच कह रहे हो? हाँ ज़हरा, और देखना तुम, मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा जो पूरा दबेली देखेगा। ऊपर खड़ी हांदरे चुपचाप वापस अंदर चली गई। हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। खैर तुम जाओ हांदरे को देखो। अब तुम भी सो जाओ जाकर। वो कमरे में आया तो हाथरे बेड पर लेटी थी। उसने गाड़ी की चाबी और मोबाइल टेबल पर रखा और उसकी जाने बढ़ा। हाथरे गहरी नींद में सो रही थी। साइड टेबल पर पड़ी शीशी देखकर वो चौंका। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। नींद की गोलियां। वो बुड़बुड़ाया। वो एक नज़र हाथरे पर डालकर वापस अपनी जगह पर लेट गया। वो परेशान हो गया था। हाथरे डिप्रेशन हो रही थी। उसने सुबह ही हांद्रे को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। सुबह तमाम लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आज मीरत और एल्फ ने भी बारिश की वजह से छुट्टी की थी। सब नाश्ते में मसरूफ थे। हादरे तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। हादरे ने चेहरा उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ लग रहा था। कहाँ? डॉक्टर के पास। कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? लेकिन मैं अब ठीक हूँ, मगर मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। खादर इस बारे कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद जहाब उसे बाहर आने का कहकर उठ गया था। गाड़ी सड़क पर रवां दवा थी। अचानक जहाब का फोन बजा। उसने फौरन कॉल उठाई। हेलो सादत। आबी वो कमाल भाग गया। जहाब का पैर फौरन ब्रेक पर पड़ा। हादरे ने बामुश्किल अपना सर डैशबोर्ड पर लगने से बचाया। अचानक कोई चीज हादरे के पैरों में गिरी। ये तुम क्या कह रहे हो साल्या? तुम लोगों से एक काम नहीं होता। जहाब जोर से चिल्लाया। मैं अभी आ रहा हूँ। उसने फोन काट कर जेब में डाला। जहाब क्या हुआ? वो भाग गया हादरे। कमाल तशकरार मेरी कैसे कैसे निकल सकता है? उसने जोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। वो रश ड्राइविंग करता वहां वहां तक पहुंचा। वो एक पल भी जाया किए बिना अंदर की जानिब भागा। कहाँ है वो? अभी मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही वो कैसे भाग गया। कासिम, जो रात को बाहर ही ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, बोला। ऐसे कैसे भाग सकता है वो? तुम लोग क्या कर रहे थे सर? हमें समझ ही नहीं आया। अचानक कहीं से धुआं आया और हम बेहोश हो गए। जब जागे तो वो यहाँ नहीं था।
यानी किसी ने इसकी यहाँ से निकलने में मदद की है, या तो इसका बेटा या फिर उसका पार्टनर। डैम इट! ज़हाब गुस्से से पागल हो रहा था। ढूंढो उसे सालिया, ढूंढो उसे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ज़हाब के चीखने पर सब हरकत में आए। उसे अचानक याद आया कि हांदरे को वो गाड़ी में ही छोड़ कर आया था। कमाल, हांदरे गाड़ी में है, उसे घर छोड़ाओ। जी अभी, वो कहकर चला गया। वो लोग यहाँ से कैसे चले गए? अदाबेली से किसने निकलने दिया इन्हें? अभी हम ढूंढ लेंगे उसे। सादत के कहने पर वो गुस्से से चक्कर काटने लगा। आबी, कमाल की घबराई हुई आवाज पर वो मुड़ा। आबी मैम गाड़ी में नहीं है। साहब तेजी से आगे बढ़ा। क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? अभी वो वहाँ नहीं है। उनकी सीट पर ये कागज पड़ा मिला था। जहाब ने चिपटे के अंदाज में कागज लिया जिस पर लिखा था, जहाब मुझे पता है जंगे मैदानों में जीतने से पहले जहनों में जीती जाती हैं, और मैंने एक तवील जंग लड़ी है, अब उसे जीतना चाहती हूँ। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसके माथे के बलों में इजाफा होता गया। उसने गुस्से से लेटर जमीन पर पटक दिया, और वो उसकी बात का मतलब समझना चाहता था, लेकिन चाहकर भी कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। उसे लगा वो शायद फिर से उसे छोड़कर चली गई, लेकिन वो मीरत को लिए बगैर नहीं जा सकती थी। उफ हांद्रे उफ, क्यों हमेशा तुम खुद को मुश्किल में डाल लेती हो? कमाल से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। वो चुपचाप बाहर निकल गया। अमर का फोन कब से बज रहा था। वो इस वक्त नहा रहा था। थोड़ी देर में बाहर निकला तो फोन मुसलसल बज रहा था। करने वाला भी करने वाला भी कोई मुस्तकिल मिजाज था। उसने देखा तो हांडरे की 20 मिस कॉल आई चुकी थी। वो घबरा गया कि कोई ही हांडरे मुश्किल में तो नहीं पड़ गई। फोन फिर से बजने लगा। उसने लम्हा जाया किए बिना फोन उठाया। हेलो हांडरे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अमर, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दूसरी तरफ से उसकी परेशान आवाज़ सुनाई दी। मैं नहा रहा था। खैरियत है? सब तुम फोन क्यों नहीं कर रही थी? मुझे कमाल तशकरान का एड्रेस चाहिए। तुमने फ़ोन पर बताया था ना, वो हक्कान के पास पनाह लिए हुए है। अहमद परेशानी से बेड पर बैठ गया। तुम्हें उनका एड्रेस क्यों चाहिए? उसने सर्द आवाज़ में पूछा। मुझसे कुछ मत पूछो अमर, बस मुझे इसका एड्रेस दो। मैं नहीं दे सकता हांड्रे, मैं नहीं चाहता तुम वहाँ जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। वहाँ तुम्हारे लिए सिर्फ खतरा है, उसने धीमी मध्यम आवाज़ में कहा। प्लीज़ अमर, ये मेरे लिए ज़रूरी है। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, तो आज भी मना मत करो। लेकिन हांद्रे प्लीज़ अमर, फाइन, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा वेट करोगी। जब तक मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ तुम कुछ नहीं करोगी, प्रॉमिस मी? ओके। और हाँ, वो टेप कहाँ है? तुमने देख ली? वो सेफ वो सेफ है। और हाँ, मैंने देख ली। अमर ने जोर से आंखें मींची। अमर ने फोन काट कर उसे एड्रेस सेंड कर दिया। वो फौरी तौर पर बाहर निकल गया। वो बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। हादरे इस लोकेशन पर पहुंच गई थी। ये कोई फार्म हाउस था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उसने वहां की बेल बजाई। चंद मिनट बाद कोई ढेर उम्र शख्स दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। किससे मिलना है? उस आदमी की ने कड़क आवाज में पूछा। वो मुझे कमाल तशकरान से मिलना था। उस आदमी के माथे पर बल पड़े। कौन हो तुम और क्यों मिलना है तुम्हें? मैं आप इनसे जाकर कहे मेरे पास कोई टेप है जो मैं इन्हें दिखाना चाहती हूँ। वो खुद मुझसे मिलने का कहेंगे। वो आदमी से घूरते हुए अंदर चला गया। हांदरे ने अपने हाथ में थामे बैग पर गिरफ्त मजबूत की। साहब गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो हर तरफ हांदरे को तलाश कर चुका था, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिल रही थी। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने फौरन डैशबोर्ड खोलकर चेक किया। शिट, उसकी रखी गई गन गायब थी। अचानक फोन की बेल पर वो चौंका। किसी ने व्हाट्सएप पर उसे लोकेशन सेंड की थी। उसने गाड़ी फौरन घुमाई। उस आदमी ने कुछ ही देर में उसे अंदर बुला लिया था। अब वो हक्कान और कमाल तशकरान के सामने खड़ी थी। उनके अलावा हकान के दो गार्ड्स भी खड़े थे। हकान ने अपने फार्म हाउस पर सिक्योरिटी नहीं रखवाई थी, क्योंकि उसके फार्म हाउस के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हादरे की आंखों में लावे फूट रहे थे। उसे शिद्दत से इस इंसान से नफरत महसूस हो रही थी। जहाब अद्दबेली की बीवी हमारे सामने खड़ी है। जहाब अद्दबेली को मालूम है ये, या ये भी उसकी कोई चाल है? कमाल तशकरा सिरगट का धुआं हवा में उड़ाता हुआ बोला। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा जिस्म तुम्हारे गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाएगा? वो जोर से हंसा। अब तुम मुझे बताओगी ये सब? हांद्रे ने सिर्फ नफी में सर हिलाया। तुम्हें अब कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम सोचने समझने से बहुत आगे निकल चुके हो।
कहीं ये तुम्हारे शौहर की कोई चाल तो नहीं, वो तुम्हारे ज़रिए हम तक तो नहीं पहुंचना चाहता। हाकान की बात पर वो उसकी तरफ मुड़ी। नहीं, वो नहीं जानता मैं यहाँ हूँ, मैं तो कमाल तशकरान से मिलने आई थी। वो देखना चाहती थी कि इतने लोगों की ज़िंदगियाँ लेकर कोई इंसान कैसे हंस सकता है, कैसे इतने आराम से लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। उस पहली बात उसने हाकान को और दूसरी कमाल को कही थी। तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई टेप है, कहाँ है वो और तुम तक कैसे पहुंची? मैंने झूठ कहा था, वो टेप मेरे पास नहीं है। तो फिर तुम्हें उस टेप के बारे में मालूम कैसे हुआ? तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? हाकान के सवाल को नजरअंदाज करके उसने कमाल के से स्पार्ट लहजे में पूछा। क्यों मारा तुमने मेरी माँ को? क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तुम्हारा? क्यों एक जो रिश्ता हमारे पास बचा था वो भी तो हमसे छीन लिया? क्या मेरे बाबा और अंकल की जान लेना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? हाथरे उस पर चीखी थी। मैं नहीं जानता था तुम्हारी माँ मर जाएगी। तुम्हारा बाप तुम लोगों को पागलों की तरह ढूंढता था और तुम लोग उसे मिल भी गए थे। मुझे बर्बाद करके वो आबाद होना चाहता था। कैसे होने देता उसे खुश? अपने हाथों से उसकी जान एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसने अपने बैग से गन निकालकर उसकी टांग पर फायर की थी। कमाल तड़पता हुआ जमीन पर बैठता चला गया। हकार और उसके गार्ड ने हादरे पर गन तान ली। हादरे के हाथ लंबे भर के लिए कपकपाए। ये मेरी माँ के लिए, इन्हें अपनी तकलीफ देने के लिए। उसने एक और उसके सीने पर ऐन दिल के मकाम पर किया। ये मेरे बाबा के लिए। उसने एक हाथ साथ कई गोलियां उसके सीने में उतार दी। इन कई लोगों के लिए जिनकी जिंदगी तुमने तबाह कर दी। हकान ने जैसे ही ट्रैक्टर दबाया, अहमद अचानक हादरे के आगे आ गया था। हकान की गन से निकली कई गोलियां सीधा अहमद के सीने में लगी थी। वो हादरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा गया था। जहाब और उसके आदमी अंदर दाखिल हो चुके थे। हकान को कई गोलियां लगी थी। उसके दोनों गार्ड्स भी मारे जा चुके थे। हादरे शॉक में थी। गन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। अहमद ने धुंधली आंखों से उसे देखा। हादरे की आंखें झलमिलाने लगी। उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उससे पहले वो गिरती, जहाब ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया। अहमद को लगा वो और कुछ देख नहीं पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने में तेज दर्द उठा। आंखों के पर्दे पर हादरे का अक्स झलमिलाया। उसने गहरा सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो सांस नहीं ले सका। हादरे की कमर पर हाथ रखते ही जहाब को अपना हाथ भीगता हुआ महसूस हुआ। उसने हाथ अपनी आंखों के सामने किया जो सुर्ख हो चुका था। किसी को पता नहीं चला था कि लेकिन हकार की गन से एक नहीं दो गोलियां चली थी। एक अमर की जिंदगी ले उड़ी थी, जबकि दूसरी किसी की जान के दर पर थी। एक और खून की होली खेली गई थी, लेकिन इस बार बहुत से लोगों की अना और इनका गरूर खाक में मिल गया था। किसी की मोहब्बत अधूरी रह गई थी और किसी की मोहब्बत उसे छीनने जा रही थी। जहाँ बेसब्री से ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर वेट कर रहा था। वो और कुछ भी खोने का हौसला नहीं रखता था। घर से सब आना चाहते थे, लेकिन साले ने अभी सबको रोक दिया था। मीरत के इलम में कुछ नहीं लाया गया था। जहाँ मुसलसल 6 घंटों से एक ही जगह बैठा था। हांदरे को खून की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया था सिवाय जहरा के। इसने फौरी आकर हांदरे को 2 बोतलें खून की दी। हर शख्स उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो था। खून ज़्यादा बह जाने पर उसके शौक में जाने की वजह से उसे होश नहीं आ रहा था। 8 घंटों के मुसलसल इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। जहाब आहिस्ता से अपनी जगह से खड़ा हुआ। डॉक्टर ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर जहाब, थोड़ी देर के इंतजार के बाद हांदरे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया जाएगा। हांदरे को होश आ चुका है। वो मशीनों में लिपटी पड़ी है। अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस करके उसने आंखें खोली। जहाब जियत से उसे देख रहा था। जहाब, सब ठीक है, परेशान नहीं हो। जहाब, मैंने ठीक किया ना? मैंने मार दिया उसे। वो कातिल था हमारे बाबा का आने का। उसने हम सब की जिंदगी तबाह कर दी थी। अगर वो जिंदा रहता तो तुम्हें मुझसे छीन लेता। मीरत को मुझसे छीन लेता। हम सबका हंसता खेलता घर बर्बाद कर देता। मुझे ये करना पड़ा। जहाब, मैंने ठीक किया ना? हादरे रोते हुए बोले जा रही थी। जहाब ने उसकी ये हालत देखी नहीं गई।
बस बुरा वक्त गुजर गया, अब सब ठीक है और तुमने बिल्कुल ठीक किया। वो शख्स इसी लायक था। लेकिन हादरे, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था? मैं ले लेता ना उससे बदला, मैं उसे ऐसी सजा देता कि फिर कोई भी मेरे खानदान पर बुरी निगाह ना उठाता। ज़हाब, मैं डर गई थी। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, आपको नहीं खोना चाहती थी। और मैं क्या करता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, कैसे जीता? मैं सोचा था, मेरा ना सही तो कम से कम मीरत का ही सोच लिया होता। आई एम सॉरी। जहाब खामोश हो गया। हादरे को अचानक कुछ याद आया। जहाब, अमर वो ठीक है? हादरे, उसकी डेथ हो गई है, जहाब ने मध्यम आवाज में कहा। हादरे खामोश हो गई। उसके पास अब कुछ कहने को नहीं था। चंद हफ्तों बाद अफसाल ने पिंजरे से परिंदों को आज़ाद कर दिया। दिल टूट जाए तो दिलों में मौजूद अक्स भी टूट जाते हैं। मेरे दिल के टुकड़े हो गए हैं जहाब, जिनमें तुम्हारा अक्स मौजूद था। आज वो भी टूट गया। इन परिंदों की तरह आज मैं तुम्हें भी आज़ाद कहती हूँ अपने दिल से। तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें कभी भूल तो नहीं सकती, लेकिन किसी और को दिल में जगह देने की कोशिश करूंगी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। हादरे अमर की कब्र पर मौजूद थी। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। जो कुछ अमर ने उसके लिए किया था वो शायद ही कोई करता। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में हैरजान है इतने। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने कब्र की मिट्टी के अंदर इस टेप को छुपा दिया था। अमर के साथ ही कई रात दफन हो गए थे। कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ कुछ और तो अक्सर होता है। हादरे ने दबेली और उसके राजों को कबूल कर लिया था। वो लड़ना जान गई थी और जान गई थी कि जो उसे विरासत में मिला है वो उसके अपनों की जान बचाएगा। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। उसने आसमान की जानिब निगाह दौड़ाई जहां परिंदे आज़ादी से उड़ रहे थे। उसे आज पहली बार अपना आप आज़ाद लगा। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। उसे कब्र की तख्ती की जानिब देखा। उसके कानों में अमर की आवाज़ गूंजी। मैं नहीं दे सकता हादरे, मैं नहीं चाहता तुम वहां जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। वहां सिर्फ खतरा है। जो होगा देखा जाएगा। दबेली मेंशन में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ गई थी। जब सआदत ने ज़ीनब का हाथ मांगा तो सालिया ने भी ज़ारा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। ज़हाब ने अपनी बहनों की रजामंदी से इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। दबेली मैशन से दुख के तमाम साए हट गए थे।